12 people have joined. 13. प्लीज थोड़ा फास्ट ज्वाइन कीजिए. 14. जो भी रह गए हैं 2 लोग, प्लीज फास्ट ज्वाइन कीजिए थोड़ा. 14 या दीदी. कौन रह गया आपको अगर दिख रहा है कुछ? कौन रह गया? मनीष, सोनम, स्नेहा, सत्यम, शैलेश, दिनेश और सोनू. दिनेश और सोनम. अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी उनको. चलिए तब तक मैं वही बता रहा, दोबारा रिपीट करता हूँ. तो सर्टिफिकेट शेयर कौन से सेक्शन से डील करता है? कंपनी के सेक्शन 54 में आता है. ठीक है जी. कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 54 डील करता है सर्टिफिकेट शेयर से. और सर्टिफिकेट शेयर का मतलब वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी किसको देती है? अपने एम्प्लॉइज और डायरेक्टर को देती है, जो कंपनी के लिए स्वेट निकालते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं अपना. ठीक है, उनको देती है. तो किस पे देती है? एट अ डिस्काउंट. या फिर या तो वो डिस्काउंट पे दे देगी, या फिर क्या करेगी उसके अलावा, अगर वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देंगे, कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बदले भी क्या कर सकती है कंपनी? उनको शेयर दे सकती है. तो कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग दी नो हाउ. उनको जो, जैसे कि दिनेश, आकाश को नॉलेज थी किसकी? टेक्निकल नॉलेज है. तो आकाश को बोला कंपनी ने, आप अपना जो भी नो हाउ, अपनी जो भी नॉलेज है अपनी, आप हमें दीजिए. या आपकी कोई आईपीआर, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कोई, तो आप वो हमसे शेयर कीजिए. तो हम आपको क्या कर देंगे? उसके बदले शेयर्स दे देंगे, इशू कर देंगे. अब कोई कोई कॉल करेगा क्या एक बार? करण, आप कॉल करना दिनेश को. ज्वाइन क्यों नहीं किया है? अच्छा, आ गया है, कोई और आ गया है. दिनेश तो आ गया. अभी कौन? सोनू रह गया है. सोनू रह गया है. 15. मनीष, कॉल करना एक बार सोनू को. कर रहा हूँ भैया. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अभी जो भी डाउट है वो मैं कर लूंगा आपके. ठीक है, तो आप प्लीज रिवाइज कर लेना सारा. और जो भी आपके डाउट होंगे, आपको जहाँ तक मैंने करा दिया आपको, वहां तक के किसी का भी किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो मैं कल क्लास रखूंगा. आप मेरे को प्लीज पहले ही बता देना. ठीक है, आज शाम तक, आज रात तक मेरे को मैसेज डाल देना कि सर ये चीज़ों में हमें डाउट है और हमारी क्लास इतने बजे से रख लो आप. ठीक है, तो जिनको भी डाउट है, जिस प्रॉब्लम सर नहीं हुआ तो डाउट? नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आपने क्वेश्चन करना आगे. और सर टाइम? टाइम जो आप बताओगे मैं उस टाइम ले लूंगा, कोई इशू नहीं है. हेलो. हाँ जी, बोलो. सर कल क्लास में रख रहे हो? क्लास नहीं रख रहा हूँ कल. मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को डाउट होता है किसी चीज़ से तो वो मेरे को कॉल करके पूछ लेना. और अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा क्लास इस पर लगा दूंगा कल, अगर किसी को डाउट है तो. यहाँ तक जहाँ तक मैंने करा दिया वहाँ तक. ठीक है. और वो जो क्लास में आपको बताया था सेपरेट वाली, वो क्योंकि अभी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया नहीं है तो इसलिए मैंने वो रखी नहीं आज. ठीक है. अभी कहाँ रह गया ये सोनू को आवाज? मतलब कल जो क्लास होगी वो सेपरेट क्लास भी होगी? हाँ, तो जिसको डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है. अगर वो चाहता है क्लास लगाऊं ना तो मैं क्लास भी लगा दूंगा. वही कहना चाहूँगा. आ गया सर. ठीक है सर. तो दो चीजें हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश में. दो चीजें देनी पड़ेंगी. देखिए, एक तो है फॉर प्रोवाइडिंग दी टेक्निकल नो, फॉर प्रोवाइडिंग दी नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है कंपनी के पास जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझते हो ना? आईपीआर में हमने किया था, क्या क्या था? पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट. उसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो वो अगर कंपनी को देना चाहे तो कंपनी उसके बदले उसको क्या दे देगी? शेयर इशू कर देगी.
या जैसे हमने बात की थी आदर्श के, म्यूट कर दो प्लीज। या हमने बात की थी कि आदर्श को क्या है, टेक्निकल नॉलेज है, तो कंपनी को अपनी टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड कराएगा, तो उसके बदले कंपनी उसको क्या कर देगी, शेयर इशू कर देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और कई बार ये कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इशू किए जाते हैं, और वो कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कंपनी शेयर देगी और एम्प्लॉय अपना टेक्निकल नो हाउ देगा उसको, ठीक है, अपनी जो भी नॉलेज है उसको, अदर नॉलेज जो भी है अदर फील्ड्स की, वो अगर कंपनी को जरूरत पड़ती है तो वो देगा। या उसके पास कोई आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, तो इनमें से कोई चीज़ है वो भी अगर कंपनी को अगर वो अवेलेबल कराता है तो कंपनी उसके बदले उसको क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। दीज आर कॉल्ड दी सर्टिफिकेट शेयर्स। तो ये जो शेयर्स हैं इनके ऊपर भी लॉक इन पीरियड लगता है, कितने साल का लगता है, 3 साल का लगता है। ठीक है जी, 3 साल तक के लिए शेयर्स भी कंपनी के जो ये वाले शेयर होते हैं जब भी देती है कंपनी तो ये लॉक हो जाता है, वो इनको सेल नहीं कर सकते फर्दर अप टू 3 years। तो इट इज टू बी नोटेड दैट ए कंपनी में इशू सेट इक्विटी शेयर्स एट ए प्राइस लोअर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। और आपको ये बात ध्यान रखनी है मैं आपको बताता हूँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि शेयर्स जो है वो कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट। शेयर को कभी भी आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, शेयर्स कैन नॉट बी issued at shares cannot be issued at discount, बट उसकी एक्सेप्शन क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर। उसकी एक्सेप्शन क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर। तो एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि स्वेट इक्विटी शेयर, तो यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। अदर देन दी स्वेट इक्विटी शेयर्स, किसी भी शेयर को, किसी भी टाइप के शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो सेक्शन 55 है आई थिंक, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसका क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। वायलेशन मतलब होता है कि आपने सेक्शन 55 की जो रिक्वायरमेंट थी उनको माना नहीं है और आपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया। तो कौन से शेयर्स को इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पे, बताइए। Sweat Sweat share. ओके, अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर्स किसी शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है क्या? नहीं अगर नहीं कर दिया तो कौन से सेक्शन को तोड़ दिया आपने कंपनी एक्ट के? Section 55 55. सेक्शन 55। ओके, वेरी नाइस। चलिए आप म्यूट कर लो। अब देखिए आप, अभी एक होता है आपका ESOP, पेपर कहीं से भी आ सकता है, जो आपकी बुक में है वो सब चीजों में से पेपर आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो बुक में जो भी है उस सबको कवर करना है, और आपकी बुक में काफी कुछ दिया हुआ है तो इसलिए आपको कवर करना पड़ेगा। अभी देखिए ESOP क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है जी, देखिए स्टॉक ऑप्शन मतलब, स्टॉक मतलब होता है शेयर्स। शेयर्स को हम जब अमाउंट से मल्टीप्लाई करके, जो शेयर की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करके, जैसे मैं बोल रहा हूँ 5000 शेयर है, 20 रुपए का एक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख। 10,000। 1 लाख, हाँ 1 लाख की। तो 1 लाख क्या हो गया जी, ये स्टॉक बोलते हैं इसको। 1 लाख को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इस 5000 को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और 20 रुपए क्या बोलते हैं जी, फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कहीं ना कहीं ये पढ़ के क्या लग रहा है हेडिंग को, कि कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है ना। कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है शेयर लेने का, ऐसे ही लग रहा है ना इसको देख के। अब देखिए क्या होता है, तो इसका सेक्शन कौन सा है, अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी, अंडर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी, क्लॉज बी, सॉरी सबसेक्शन 1 क्लॉज बी of the Companies Act 2013, a company may offer shares to its employee under the scheme of employee stock option by passing a special resolution. आ गया देखिए वर्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो इसके लिए क्या पास करवाना पड़ेगा, एसआर। एसआर कितने परसेंट पे पास होता है, जब वोटिंग में कितने परसेंट पे पास होता है बताइए, आपको मैंने कल 50% से ज्यादा। अच्छा जी,
तो OR कितने पे होता है? 75। हाँ, OR 75 पे होता है। नहीं, SR 75 SR होता है, 75 OR वो 50 हो रहा से है, वो ज्यादा पे 50 पे होता होता है। है। हाँ, SR होता है मोर देन 75%, यानी ये सीरियस मैटर है एक तरह से देखा जाता है। तो देखिए मैंने आपको कल बताया था कि ये जो SR OR ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनीज एक्ट डिसाइड करेगा। तो देखिए बता दिया ना एक्ट ने, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर कंपनी एक्ट ने बता दिया कि कोई भी कंपनी अगर वो अपने एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन प्लान दे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे सकती है बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, ये कौन है? वो अपने आप डिसाइड नहीं करेंगे शेयर होल्डर, कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट बताएगा। और कहाँ पे पास करना है? जनरल मीटिंग में पास करना है कंपनी की। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है? राइट और नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो एक बात आइए, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो ये राइट है, ऑब्लिगेशन है आपकी? अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, क्या सर एक बार रिपीट करना। अगर आपको किसी चीज का ऑप्शन मिल रहा है तो ये आपका राइट है या आपकी ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी है? अधिकार है या दायित्व है? राइट है, अधिकार है। राइट है, मतलब मैं करूं, करना चाहूं तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऑप्शन का मतलब तो ये होता है ना। तो हाँ इसलिए भैया। यस सर। ऑप्शन जो है वो अधिकार है आपका, राइट है, ना कि लायबिलिटी है कि आपको करना ही करना है। ऑप्शन का मतलब लूंगा मैं, ऑप्शन का मतलब ये होता है आप क्या सह है, या तो आप ले लो या मत लो, ठीक है। तो ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है? एम्प्लॉय का राइट होता है, राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो प्लान है किसको दिया जाता है? जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर होते हैं ना, होल टाइम डायरेक्टर्स, इसमें शॉर्ट में WTD बोलते हैं। ऑफिसर्स, जो कंपनी के ऑफिसर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय, होल टाइम डायरेक्टर और ऑफिसर, तीन लोग आए हैं यहाँ पे। कौन कौन आए जी? ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज और होल टाइम डायरेक्टर। उनको अधिकार दिया जाता है टू परचेज और सब्सक्राइब एट अ फ्यूचर डेट, कि भाई मान लीजिए आज से 5 साल बाद हमारी कंपनी के शेयर इशू होंगे मार्केट में, और आप चाहो तो आपको हम अधिकार देते हैं आज कि आप इसको शेयर को ले लो एट अ लोअर प्राइस, ठीक है। फ्यूचर डेट पे द सिक्योरिटीज ऑफर्ड आगे देखिए, द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो जैसे मान लीजिए मैं, मेरी कोई कंपनी है और आप लोग मेरी कंपनी के ऑफिसर, एम्प्लॉय और डायरेक्टर हो। तो मैंने बोला, सपोज मैंने स्नेहा को बोला कि देखिए स्नेहा जी, अगर आप चाहो तो आप मेरी कंपनी का ये शेयर 3 साल बाद इशू होगा। 3 साल बाद क्या होगा? इशू होगा। तो आज अगर आप चाहो तो इस शेयर को 200 रुपए में ले सकती हो। तो स्नेहा कहेगी कि अब क्या आएगा दिमाग में? स्नेहा के दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा पहला? कि मैं ये 200 रुपए में ले लूं, लेकिन जरूरी है 200 रुपए से, मतलब 200 रुपए में अभी लेने का फायदा तो ये है ना कि जब फ्यूचर में ये इशू हो तो इसका प्राइस ज्यादा हो, 200 से ज्यादा हो। हाँ भैया। अभी तो फायदा है ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में जब शेयर इशू होता है ना, तो उससे लोअर प्राइस पे हमेशा दिया जाता है, ठीक है, एट अ लोअर प्राइस। तो प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी पहले से डिटरमाइन कर लिया जाता है एक प्राइस, और उस पर दे दिया जाता है यूजुअली एट अ लोअर। दिख रहा है ना यहाँ पे, यूजुअली लोअर, कम होता है, अदर देन दी मार्केट प्राइस। तो मार्केट में जब ये इशू होगा उससे कम प्राइस ही होता है नॉर्मली, ठीक है, तभी फायदा होगा एम्प्लॉय को, तभी वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा वो। तो द एम्प्लॉय मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो एम्प्लॉय चाहे तो ले सकता है इस ऑप्शन को, चाहे तो नहीं ले सकता। तो ऑप्शन है ना, अधिकार है ना उसका। तो ये क्या एक तरह से वॉलेंट्री स्कीम है। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, लेना चाहूंगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो वॉलेंट्री स्कीम ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी टू गिव इट्स एम्प्लॉय ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो कंपनी क्या सोच के देती है कि यार ये अपना बंदा है, तो चलो इसको कुछ तो फायदा देते हैं। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि ये जैसे आप करते हो ना, आप अपनों के लिए तो ज्यादा करते हो, लेकिन दूसरे के लिए क्या करते हो? कम करते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग में क्या है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है उनके लिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन तो मेरे से बिलोंग करता है ना। क्यों करते हो आप ऐसा? क्योंकि वो पर्सन आपसे बिलोंग करता है। कौन नहीं है लाइन पे? एक पर्सन तो लाइन पे नहीं है कोई, 15 लोग ही दिख रहे हैं। भैया अंजलि अंजलि है नहीं भैया। है। अंजलि कहाँ चले गए? चलो बीच में से गायब हो जाते हैं बच्चे। ओके। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को समझ के उनके दिमाग में ये रहता है कि चलो ये कंपनी, जो पर्सन है, एम्प्लॉय जो है, वो अपनी कंपनी का ही व्यक्ति है, एम्प्लॉय है,
तो हमारे दिल में कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, तो हम इनको क्या करते हैं, पहले जो भी प्राइस मार्केट में होगा वो तो ज़्यादा होगा, हम उससे कम प्राइस में आज इनको ऑफर दे देते हैं कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर ले सकते हैं इतने प्राइस पे, और फ्यूचर डेट में जब ये इशू होगा तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आप चाहो तो लो, नहीं तो मत लो, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। तो शेयर अलॉटेड अंडर दिस स्कीम शैल बी लॉक्ड फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसमें भी क्या हो जाता है, शेयर लॉक हो जाता है कितने साल के लिए, 3 साल साल के लिए। 1 साल के लिए, कितना? 1 साल, एक साल के लिए। अच्छा, ठीक है जी, फ्रॉम द डेट ऑफ, तो इन अदर वर्ड द शेयर शुड अंडर द ESOP कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं 1 साल के अंदर अंदर ये बेच दूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, कम से कम 1 साल उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, अगर उसने ESOP स्कीम के अंदर अंदर शेयर्स को लिया है। ठीक है, तो कंडीशंस दे रखे हैं ESOP की, वो क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ ऐसी लाइन बाय लाइन, ऐसे इसकी जरूरत आपको लगने वाला है। तो कंपनी जो है ऑफर ऑफ शेयर, देखिए शेयर के ब्रैकेट में स्टॉक लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने शेयर के ब्रैकेट में स्टॉक लिखा हुआ है ना। हाँ। हाँ, तो स्टॉक जो होता है उसको जब रुपीस की फॉर्म में बोलते हैं तो उसको स्टॉक बोलते हैं, और जब नंबर की फॉर्म में बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। जैसे 5000 शेयर हैं लेकिन 5 लाख रुपए के हैं, तो 5 लाख क्या होगा जी, स्टॉक हो गया, और 5000 क्या होगा, शेयर हो गया। तो कह रहे कंपनी जब शेयर इशू करती है अंडर दिस स्कीम आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन, तो ऐसे नहीं है मुंह उठा के किसी को भी दे देगी, पहले कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कुछ उसके लिए क्या है कंडीशन है, वो कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये सेम क्लास के शेयर होने चाहिए। अभी सेम क्लास क्या होता है, जो शेयर जिस टाइप के शेयर पहले इशू किए जा चुके हैं कंपनी के द्वारा, उसी टाइप का शेयर होना चाहिए, कोई नई क्लास नहीं होनी चाहिए। ये क्लास ऑफ शेयर भी आप पढ़ोगे बाद में, ठीक है जी। इसके अंदर आता है जी DVR डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर, ठीक है, नॉर्मल इक्विटी शेयर, इस तरीके से आता है, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, SR पास होना चाहिए, तो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। और रेजोल्यूशन में क्या क्या लिखा होना चाहिए कि कितने शेयर इशू कर रहे हो, कितना मार्केट प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, और कितने रुपए में आप उन लोगों ने एक्सरसाइज किया है, और किस टाइप के डायरेक्टर्स को दिया गया, होल टाइम डायरेक्टर को दिया है, पार्ट टाइम, कौन से डायरेक्टर को दे सकते हैं बस, होल टाइम डायरेक्टर। हाँ, तो ये भी बताना पड़ेगा, और किस किस एम्प्लॉय को दिया है, उनका नाम वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा। तो जब रेजोल्यूशन पास होगा तो उस रेजोल्यूशन में आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। और आफ्टर द डेट ऑफ सच ऑफर, जब ये ऑफर आपने दे दिया है तो नॉट लेस देन 1 डे, तो ये जो कंपनी है वो नॉट लेस देन 1 ईयर मस्ट हैव elapsed since the company had commenced the business। ओके, वो कह रहा है कि ये ऑफर कोई भी कंपनी कब दे सकती है, जब उस कंपनी को बने हुए कितने साल हो चुके हो, कम से कम 1 साल हो चुका हो। यदि कंपनी आज बनी आज ही ESOP दे दिया, ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। कंपनी को बने हुए कम से कम कितना साल हो जाना चाहिए, 1 साल। यस, एटलीस्ट 1 ईयर। लैब्स मतलब होता है खत्म हो गए, निकल गए, लैब्स मतलब होता है निकल गए, तो कम से कम कितने से कितना टाइम निकल चुका हो कंपनी को बने हुए, 1 साल, ठीक है जी। कंपनी को अपना बिजनेस शुरू किए हुए कितना साल निकल चुका हो, 1 साल पूरा हो चुका हो, तब उसके बाद ही कंपनी जो है ESOP इशू कर सकती है। उसके बाद द शेयर मस्ट बी इशूड इन अकॉर्डिंग विद द सेबी रेगुलेशन, सेबी की रेगुलेशन के थ्रू ही शेयर इशू किया जा सकते हैं, बिना सेबी की गाइडलाइंस के शेयर को इशू नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि लोग जो एम्प्लॉय को जब हम ऐसे कम प्राइस पे देंगे तो एम्प्लॉयज क्या होंगे, इंस्पायर होंगे, मोटिवेशन मिलेगा उनको, और वो कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या दिखाएंगे, अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है जी। और इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ जो होता है एम्प्लॉय के हाथ में, लॉन्ग टर्म वेल्थ आ जाती है, क्योंकि जब जितने साल, जब इनको 1-1.5 साल बाद शेयर का प्राइस इनको बढ़ा हुआ मिलेगा तो इनकी वेल्थ इकट्ठी होगी इससे। और इस वक्त का मतलब क्या होता है, टू अट्रैक्ट, एक तरह से अट्रैक्ट करना है, रिटेन करना है, मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज को, ठीक है। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ESOP दिया जाता है एम्प्लॉय को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी के, क्योंकि the ESOP granted to employees to subscribe the shares of the companies because of their employment with the company। कंपनी का वो एम्प्लॉय है इसीलिए दिया जा रहा है, अगर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता तो उसको शेयर नहीं दिया जाता, ESOP की स्कीम नहीं दी जाती। तो डिफरेंस क्या है इशू और मार्केट प्राइस में, तो उसके लिए जो कमाई होगी वो क्या होगी, मैंने इशू कर दिया उसको, दे दिया जी कि 200 रुपये में ले लो, मार्केट प्राइस चल रहा है जी 400 रुपये, तो उसको 200 रुपये का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इट इज कंसिडर्ड एज द एम्प्लॉय कंसिडरेशन कंपनसेशन। तो ये जो 200 रुपये हमने एक्स्ट्रा, देखिए हमारा जो मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसे सपोज XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड के शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है ना, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है जी 350 रुपये,
लेकिन मैंने ESOP के अंदर उसको कितने रुपए में दे दिया, ऑफर कितने में कर दिया उनको, एम्प्लॉय को 200 रुपए में। कितने रुपए में कर दिया जी, 200 रुपए में। तो मैंने, तो मेरे को कितने का नुकसान हुआ, कंपनी को नुकसान कितने का हुआ, 150। तो कंपनी ने जो नुकसान झेला है ना, कंपनी इसको क्या मानती है कि हमने भाई एम्प्लॉय को कंपनसेट कर दिया। एम्प्लॉय को क्या कर दिया हमने, कंपनसेट। कि एम्प्लॉय हमारे लिए इतनी मेहनत करता है तो हमने उसके लिए क्या कर दिया जी, कंपनसेशन दे दिया, क्षतिपूर्ति कर दी। मतलब उसको जो नुकसान हुआ है, आज तक इतनी मेहनत की उसने हमारे लिए, हमने उसको क्या दे दिया जी, कंपनसेशन दे दिया। तो कंपनी इसको क्या मानती है, एम्प्लॉय का कंपनसेशन मानती है और उसको दे देती है। ठीक है, इसलिए इसको डेफर्ड एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, और डेफर्ड मतलब क्या होता है, इसको धीरे धीरे करके आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे खर्चा अपनी बुक में से हटाते रहोगे। अभी अमोर्टाइज मतलब मैंने आपको बताया था, याद होगा, जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का बताया था, याद है कि भाई 5 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट किया एक बार में, कंपनी की बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 5 लाख लिखा हुआ है। तो हर साल कितना कितना, मान लो 5 साल में इसको राइट ऑफ करना है, तो हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना कितना घटाती रहेगी, एक 1 लाख लाख। रुपए घटाके, और इसको धीरे धीरे करके बुक में से खत्म कर देगी। ठीक है जी, ऐसे ये 150 रुपए है, 150 रुपए मान लो, अब 3 साल है, तो कंपनी क्या करेगी, 150 रुपए को 3 साल में अपनी बुक में से क्या करती रहेगी, हटाती रहेगी। डेफर्ड मतलब होता है धीरे धीरे, डेफर्ड जो लिखा हो ना, डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड मतलब होता है धीरे धीरे, डिलेड, डिलेड फॉर्म, देरी से। तो कंपनी हर, तो 3 सालों में क्या हो जाएगा, 50 करके अपनी बुक में से उसमें एक्सपेंस को हटा देगी, खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो वही कह रहा है अमोर्टाइज कर देगी, किस बेसिस पे करेगी, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करेगी। ठीक है, जैसे हर साल 10%, हर साल 10% या 20% या कुछ ऐसा। ठीक है जी, अब हमने प्राइवेट प्लेसमेंट समझ लिया था, अब हम आते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ दी शेयर्स। तो मेरे को बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट तक किसी को कोई इशू है अभी तक, प्राइवेट प्लेसमेंट, ESOP, और हमने क्या किया था, स्वेट इक्विटी शेयर्स, और क्या किया था, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। ये सारी बातें हैं दिमाग में, सब निकल गया, बोल हो गया मामला, बोलिए। है सर, है। तो मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ दी शेयर। चल, अब जो आपको क्वेश्चन जो आपका हुआ नहीं है ना, वो इसी में से था, जो क्वेश्चन आपके हुए नहीं है वो इसी में से थे, क्योंकि हमें पब्लिक सब्सक्रिप्शन ही करना है, हमें प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम कौन सी कंपनी से डील करेंगे, पब्लिक कंपनी से डील करेंगे। पब्लिक। पब्लिक कंपनी में भी कौन से प्लेसमेंट से, प्राइवेट प्लेसमेंट से, पब्लिक प्लेसमेंट से, पब्लिक सब्सक्रिप्शन से। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहला काम क्या होगा, जनता से शेयर, जनता से पैसा लेना चाहती है तो पहले जनता को क्या इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस क्या है, जिसमें कंपनी का प्रोस्पेक्टिव लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टिव मतलब कंपनी के क्या क्या उद्देश्य हैं, कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में काम करेगी। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या प्रोस्पेक्टिव है आपका, आपके जीवन का क्या प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है मतलब आपका उद्देश्य क्या है ना, क्या क्या करना चाहते हो आप। तो प्रोस्पेक्टस में वो प्रोस्पेक्टिव लिखा होगा, प्रोस्पेक्टिव ऑफ कंपनी। अच्छा, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, अब जनता ने क्या किया, प्रोस्पेक्टस पढ़ा, न्यूज़पेपर में आ गया, वेबसाइट पे डल गया जी, और जो भी उस स्टेट में न्यूज़पेपर है वहाँ पे न्यूज़पेपर में भी छप जाता है। तो आप प्रोस्पेक्टस मैंने पढ़ लिया। अब प्रोस्पेक्टस बहुत तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं, रेड हेयरिंग हो रहा है, हाइब्रिड प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस होता है, बहुत सारे होते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में अभी मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसके अंदर कंपनी के बारे में लिखा होता है, कंपनी कैसे कैसे क्या क्या करना चाहती है, ये कंपनी का प्लान है, ये उद्देश्य है। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज हमारी कंपनी में शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन लगाइए। ठीक है, तो ये ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन इनविटेशन टू ऑफर। ये क्या है, इनविटेशन है, एक तरह से हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में एप्लीकेशन लगाइए, इनविटेशन टू एप्लीकेशन। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक तरह से इनविटेशन होता है, जैसे हम कार्ड दे के आते हैं ना, शादी का इनवाइट करके आते हैं कि आप हमारे यहाँ शादी में आइए, मेरे चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, लिखा होता है ना। हाँ भैया, कार्ड के नीचे। हाँ, कार्ड के नीचे लिखा होता है, यस। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लिखा होता है कि भैया आप क्या क्या है हमारे प्रोस्पेक्टस में, और ये सब बता दिया हमने, ये उद्देश्य है, तो आप प्लीज हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन लगाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। और कंपनी फिर क्या करती है, कुछ दिन का इंतजार करती है। ठीक है,
और उसके बाद फिर क्या हो जाता है जी, एप्लीकेशन बंद हो जाता है, क्लोजिंग डेट आती है। जैसे कोई फॉर्म निकलता है तो उसकी ओपनिंग डेट होती है फॉर्म की, फॉर्म फिल करने की, और फिर फॉर्म की क्लोजिंग डेट भी होती है ना एक। अरे भाई कोई फॉर्म, यस सर होती है। अच्छा आपने अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या है, आपको मान लो सपोज अभी नौकरी निकली, जैसे सपोज आर्मी में नौकरी निकली, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है दिनेश, लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, क्या अप्लाई करने का मतलब है नौकरी मिल गई? नहीं भैया। अभी तो डिपेंड करता है ना उनका क्या क्या प्रोसीजर है। अगर आपने वो पूरा किया तो आपको नौकरी मिलने की गारंटी है। फिर वो आपको क्या भेजेंगे, ऑफर भेजेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ऑफर लेटर भेजेंगे कि हमने आपको लेटर आता है। हाँ हमने आपको एक जॉब ऑफर किया है जी, आप हमारी कंपनी आइए। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या मैं ये लगा सकता हूँ कि शेयर मिल गया? नहीं। नहीं लगा सकता। यानी कंपनी देखेगी भाई उसको देना है या नहीं देना है। तो मान लीजिए आप 16 लोग हो, 16 लोग आप मान लो, मैं कह रहा हूँ एक पूरे पब्लिक, पूरे देश में 16 लोग ही हैं, यही पब्लिक है, ये कंपनी है जी। कंपनी ने इनविटेशन दिया यहाँ पे, आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, ठीक है, और एक एक व्यक्ति ने सपोज 200, किसी ने 500, किसी ने कुछ शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो मान लीजिए शेयर से एप्लीकेशन आ गया। अब एप्लीकेशन आया तो एप्लीकेशन क्या फ्री में अप्लाई हो जाता है, पैसा देना पड़ता है कुछ? पैसा देने पड़ते हैं। एप्लीकेशन जब फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो फीस देनी पड़ती है ना, एप्लीकेशन फीस। हाँ। ऐसे ही इसमें होता है जी, कि अगर आप लेना चाहते हो ना हमारी कंपनी के शेयर्स को, तो जब आप एप्लीकेशन, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ एक शेयर 10 रुपए का, ध्यान से सुन लेना ये कहानी, ये समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कंपनी का शेयर कितने रुपए का है, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए, ठीक है। अब कंपनी ने क्या बताया, बनाया एक कैटेगरी इस तरीके से बनाया कि ये 10 रुपए कंपनी एक बार में नहीं मंगाएगी। कैसे मंगाएगी? ये बोले कंपनी जब आप अप्लाई करोगे एप्लीकेशन, तो आप 3 रुपए दे देना। फिर उसके बाद अगर हमें आपको शेयर देना होगा तो जब हम आपको लेटर ऑफ ऑफर भेजेंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट LOA, लेटर ऑफ अलॉटमेंट मतलब हमने आपको शेयर दे दिया, जब हम आपको इसकी खबर भेजेंगे तो आप उसके साथ 3 रुपए और भेज देना। तो 10 रुपए में से 6 रुपए आ गए। अरे 10 में से 6 रुपए आ गए ना। यस सर। अब कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी तो फर्स्ट कॉल है, मान लो फर्स्ट कॉल, तो कंपनी फिर मान लो कंपनी ने फिर 2 रुपए मंगा लिए, कंपनी फर्स्ट कॉल कर लगाएगी, कॉल करेगी, आपको बोलेगी कि भाई वो जो 2 रुपए फर्स्ट कॉल दे दो हमें, तो हम देखेंगे फर्स्ट कॉल कितने की थी, 2 रुपए की, तो हम 2 रुपए भेज देंगे। फिर कंपनी क्या मंगाएगी जी, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल बताना कितने रुपए की रह गई? 2 रुपए की। 2 रुपए की। 2 रुपए। तो कंपनी क्या सारा पैसा फेस वैल्यू एक बार में मंगा लेती है या धीरे धीरे? भैया शोर आ रहा है पीछे से। ओके, तो कंपनी सारा पैसा फेस वैल्यू का जो अमाउंट है 10 रुपए, क्या एक बार में मंगा लेती है या धीरे धीरे करके मंगाती है? कॉल्स में मंगाती है। तो पहले एप्लीकेशन पे आता है कुछ पैसा जब कंपनी शेयर उसको दे देती है तब मंगा लेती है, कुछ पैसा जब कंपनी को जरूरत पड़ती है तो फर्स्ट कॉल के नाम पे मंगाती है, और बाकी का बचा हुआ सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम पे मंगाती है। ठीक है जी, ओके। तो देखिए अब पढ़िए यस सर। तो पहले जी प्रोस्पेक्टस गया पहला पॉइंट। भैया हाँ बोलिए। अगर कंपनी लेटर ऑफ अलॉटमेंट नहीं भेजती है तो वो एप्लीकेशन के जो 3 रुपए थे वो फिर डूब जाते हैं। नहीं, वो वापस कर दिए जाते हैं उनको ना, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाता है, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट मतलब क्या होता है? पछताना। खेद होता है, खेद। खेद होता है ना। जैसे आप बस रेलवे स्टेशन पे जाते हो और आप टाइम से पहुंच गए लेकिन ट्रेन टाइम से नहीं आ रही है, और 10 बजे का टाइम था, ट्रेन आधा घंटा हो गया जी, अभी 10:30 बज गए अभी भी नहीं आई है, तो क्या अनाउंसमेंट होती है? आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। सुना है ना आपने? यस। हाँ भैया सुना। यस, तो वो ऐसे यहाँ पे होता है। मान लीजिए किसी को कंपनी शेयर नहीं देना चाहती है तो कंपनी उनको बोलेगी कि आपका एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया था लेकिन हम आपको शेयर नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हमें क्या है, खेद है, हम ये लेटर बना के भेज देंगे, और उनका लेटर के साथ वो पैसा जो उनका आया था वो पैसा उनको एक चेक लगा के दे देंगे, और लेटर ऑफ रिग्रेट उनके घर पे भेज दिया जाएगा, उनका पैसा वापस कर। ठीक है जी, ओके क्लियर।
बहुत अच्छा क्वेश्चन हाँ। पूछा आपने, थैंक यू। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस हाँ सर। यस सर, आ रही है। हाँ भैया आ रही है। हाँ, तो आप लोग जब एक क्वेश्चन पूछते हो तो जब एक क्वेश्चन पूछता है तो सबको फायदा होता है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सब पार्टिसिपेट किया करो। जो भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में, उल्टा पुल्टा आगे पीछे, आपको लग रहा है कि यार मैं क्या बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो भी पूछा करो। ठीक है, शायद आपको लग रहा है बेवकूफ वाला क्वेश्चन है, उसमें से कुछ निकल के आ जाए, है ना। तो देखिए अभी लेटर ऑफ अलॉटमेंट बोला मैंने, अभी आप में से एक ने पूछ लिया कुछ, तो देखो एक वर्ड और मेरे को याद आ गया, फिर लेटर ऑफ रिग्रेट मेरे को ये बताना भूल ही जाता है। तो ये फायदा होता है जब ज्यादा लोग होते हैं, क्लास होती है, तो आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उनके घर लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाता है, उनकी जो एप्लीकेशन बनी है वो उसके साथ अटैच करके भेज दी जाती है। और जिन लोगों को शेयर दे दिए जाते हैं उनके घर पे लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया जाता है कि हमने आपको ये शेयर अलॉट कर दिया गया है। अलॉट मतलब क्या है? दे दिया गया है। अलॉटमेंट मतलब क्या होता है? बांट देना है, दे देना, है ना। तो हमने आपको ये शेयर दे दिया है, हमने आपको 10 शेयर दे दिए जी। कितने शेयर दे दिए? 10, और लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया आपके घर पे। तो अब बताइए, जैसे ही लेटर ऑफ अलॉटमेंट आएगा तो उसमें क्या लिखा होगा कि आपकी जो भी अलॉटमेंट, आपने 100 शेयर लिए सपोज, तो आपको बोला जाएगा जो भी आपकी अलॉटमेंट बनी है। कितनी अलॉटमेंट बनी बताइए? 10 रुपए पर शेयर है, 1000 रुपए। अच्छा, 300। 3 नहीं, रुपए कहाँ है, है? 3 रुपए, ये देखिए अच्छा। ये देखिए। अरे 3 रुपए तो उसने एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए, 100 शेयर पे 300 रुपए हुआ भाई जी। हाँ हाँ हाँ। फिर कंपनी ने बोला ठीक है हम आपको शेयर दे रहे हैं, तो जब हमने अलॉट किया तो फिर 300 रुपए फिर हमने कम से उससे मंगा लिए, 600 रुपए आ गए। अब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो फिर उससे 100 शेयर पे 2 रुपए 200 रुपए वो मंगा लेगी, फिर जो जरूरत पड़ेगी फिर 200 रुपए और मंगा लेगी। तो देखिए हो गया ना। तो 100 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो टोटल 1000 रुपए बनते थे। तो देखिए कंपनी ने 1000 मंगा लिए, 300 300 600 और 400, 1000 रुपए कंपनी ने मंगा लिए। ठीक है जी, ओके। यस सर। तो देखिए अभी यस सर। जो प्रोस्पेक्टस है ये प्लीज आप पढ़ लेना। जो मैंने कहानी बताई है उसी को थोड़ा अच्छे से तरीके से बता रखा है इसमें, और वो आप पढ़ लेना। एप्लीकेशन मनी जो मैंने बताई है आपको ये वही है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक वर्ड आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जिसको बोलते हैं न्यूनतम अभिधान, न्यूनतम अभिधान। सर आज कम आ रही है थोड़ा सा अच्छा, मैं ये कह रहा तेज। हूँ जब कंपनी ने शेयर इशू किए मार्केट में, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, जैसे मान लीजिए मैंने 40,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर था, यानी मुझे कितने पैसे की जरूरत थी? 4 लाख रुपए की जरूरत थी। क्या कहते हो, सही है? हाँ। ओके। लेकिन मेरे जो शेयर है वो जनता ने सब्सक्राइब तो किए, लेकिन कितने सब्सक्राइब हो पाए? बस 1500 शेयर ही, 15,000 शेयर ही सब्सक्राइब हो पाए। कितने शेयर सब्सक्राइब हो पाए? बस 15,000। और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1.5 लाख रुपए आएंगे मेरे पास बस। हाँ। तो एक बात बताओ, क्या जो 4 लाख का काम है वो 1.5 लाख में हो जाएगा मेरा? नहीं। तो इसका मतलब है भाई ये जो पैसा आपको मिला है उसका कोई यूज नहीं है, और आप बिजनेस जो करना चाहते थे, आपको 4 लाख रुपए की जरूरत थी। आपका जो प्रोस्पेक्टस था ना उसमें जो उद्देश्य लिखे हुए थे वो 4 लाख रुपए के हिसाब से लिखे हुए थे। अगर आपको 4 लाख रुपए मिलते हैं तो वो उद्देश्य पूरा होगा, लेकिन अगर आपको 1.5 लाख रुपए ही मिले तो आप वो उद्देश्य को कैसे पूरा करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो एक काम करो, ज्यादा होशियार मत बनो, और ये पैसा उनका जिन लोगों का आया है उनका बेचारों का वापस कर दो। ठीक है जी, तो ये पैसा जो है वो क्या कर दिया जाएगा, फिर इनका वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कम से कम कितना शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए आपका? 90%। कम से कम कितने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए? 90%। यानी 4 लाख में से कितने शेयर, 40,000 शेयर में से कितने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए थे आपके? 3,60,000। मतलब 36,000 शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए थे, यानी कितने रुपए? 3,60,000 रुपए कम से कम आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था। अगर उससे कम होता है, 90% से कम सब्सक्राइब होते हैं अगर आपके शेयर, तो प्लीज आप क्या करिए, एक टाइम दिया जाता है 15 दिन का, 15 दिन के अंदर अंदर जब एप्लीकेशन क्लोज होता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप उन लोगों का पैसा वापस कर दिए जिन जिन लोगों से आपने पैसा एप्लीकेशन लिया है। क्योंकि आपको 1.5 लाख रुपए का आपका काम होगा नहीं और वो उद्देश्य पूरा होगा नहीं, तो प्लीज उनका पैसा वापस कर दो। अगर आप फिर भी 15 दिन के अंदर नहीं करते हो, डिले करते हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा? फिर ब्याज के साथ वो पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो कंपनी को फिर क्या करना पड़ेगा जी? ब्याज के साथ वो पैसा उन लोगों का वापस करना पड़ेगा। तो कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए?
90% होना चाहिए, 90%। ठीक है जी। ओके, आप देखिए उसके बाद क्या है आगे, कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस पब्लिक अप्लाई करती है शेयर्स के लिए कंपनी में इन ऑन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, और एक फॉर्म होता है उसका, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस पर अप्लाई करती है, और ईच एप्लीकेशन मस्ट अकम्पनी द एप्लीकेशन मनी, और हर एप्लीकेशन के साथ क्या आनी चाहिए जी, एप्लीकेशन मनी जरूर आनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने अप्लाई कर दिया और पैसे दिए नहीं, तो क्या एप्लीकेशन माना जाएगा? नहीं। नहीं। तो वही कह रहा है जी, हर एप्लीकेशन के साथ क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए, जो भी प्रोस्पेक्टस में बताई गई है, जैसे इसमें कितने रुपए दिए आपने, 3 रुपए, ठीक है। बट इट शुड नॉट बी लेस देन द 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। वेरी गुड। कह रहा है जो एप्लीकेशन मनी आप रखोगे वो कितनी परसेंट होनी चाहिए, कम से कम 25% होनी चाहिए। किसकी? 25% किसकी? इशू प्राइस की या फेस वैल्यू की? फेस वैल्यू की। अच्छा, कहाँ लिखा है? हाँ, इशू प्राइस की। इशू प्राइस। इशू प्राइस की। अब देखिए, दो चीज मैंने आपको बताई थी, इशू प्राइस भी बताया था आपको और फेस वैल्यू बताया था। इशू प्राइस क्या होता है, जो भी प्रीमियम मिला के जो पैसा बनता है, जैसे फेस वैल्यू है 10 रुपए, और भाई 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किया गया है ये शेयर, तो 10 और 12 रुपए का शेयर हो गया जी। तो अगर मान लो मैं एप्लीकेशन मनी कितनी रखनी पड़ेगी मुझे कम से कम, क्या मेरे को बताओ, ये 12 रुपए मेरा टोटल इशू प्राइस है, क्या मैं 2 रुपए एप्लीकेशन मनी रख सकता हूँ? नहीं, क्यों? 3 रुपए होंगे ना इसका सब 25%। हाँ, तो कम से कम 3 रुपए मेरे को क्या रखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन मनी रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। अगर ये मान लीजिए 20 रुपए होता है इशू प्राइस, 20 रुपए मतलब 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू और 10 रुपए प्रीमियम है, तो 20 रुपए हो गया इशू प्राइस। तो अभी मैं 3 रुपए रख रहा हूँ इशू प्राइस और एप्लीकेशन मनी, क्या रख सकता हूँ? नहीं, कितने रखनी पड़ेगी कम से कम? 5 रुपए। 5 रुपए। 5 रुपए मतलब 20%, 20 रुपए का 25% कितना होता है? 5 रुपए होता है, 5 रुपए। ठीक है। 20 रुपए का 25% कितना होता है? 5 रुपए होता है, तो कम से कम मेरे को 5 रुपए रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो आपको एप्लीकेशन मनी कम से कम 25 रुपए % रखनी पड़ेगी, बट उससे ज्यादा कम नहीं हो सकती उससे, लेकिन उससे ज्यादा तो हो सकती है ना? अरे उससे ज्यादा तो हो सकती है। हाँ। हाँ, तो हो सकता है कि सारा का सारा 20 रुपए आप एप्लीकेशन पे मंगा लो, क्या ये हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? अरे उसने बोला तो, अभी तो बोला उसने एप्लीकेशन मनी 25% से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पे तो कोई लिमिट नहीं है ना। तो सारा का सारा एक बार में यहाँ पर आ सकता है पैसा, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक बार में जब पैसा आता है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है जी। तो एक बार में ही सारा पैसा मंगा सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रेशमी, ओ सॉरी सिमरन, चलिए आगे। तो द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इन द शेड्यूल्ड बैंक। तो मान लीजिए दिनेश की कंपनी है दिनेश लिमिटेड, दिनेश ने शेयर इशू किए, पब्लिक ने एप्लीकेशन लगाया, तो पब्लिक एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जमा कराएगी? तो मेरे को कोई बैंक डिटेल तो देनी पड़ेगी, मतलब दिनेश को कोई बैंक डिटेल तो देनी पड़ेगी ना कि भाई इस बैंक में पैसा जमा कराओ। तो भी जो भी बैंक को बताएगा उस बैंक में पब्लिक पैसा जमा करा देगी। और जो द नेम ऑफ द कंपनी शेड्यूल बैंक इज आल्सो मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, और जो प्रोस्पेक्टस होगा उसमें आपको कंपनी का जो बैंक होगा उसका बैंक का डिटेल वगैरह भी आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है जी, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द फिक्स फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, मान लो मैंने बोला 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक पब्लिक अप्लाई कर सकती है, 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक टाइम होने वाला है, तो आप प्लीज देख लेना। आप दोबारा, चलो छोड़ो फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो 1 जनवरी से 30 जनवरी तक कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया, उसके बाद उसके बाद कुछ टाइम देगी कंपनी, उतने दिन के अंदर क्या होना चाहिए, शेयर अलॉट हो जाना चाहिए। अगर अलॉट नहीं करना तो फिर उनका पैसा उनको वापस हो जाना चाहिए। तो ये कह रहा है भैया एक बार फिर से समझाना। वो कह रहा है जी, जैसे 1 जनवरी को शेयर इशू किए, एप्लीकेशन लगा, मतलब वो ऑफर दिया मैंने पब्लिक को कि भाई आप अप्लाई कर दो 30 जनवरी तक, तो 30 जनवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन देने की। 30 जनवरी तक जो भी एप्लीकेशन आएगी उनको मैं क्या करूंगा जी, शेयर इशू करना शुरू कर दूंगा, अलॉट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब आप अलॉटमेंट करोगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड डेट फिक्स्ड फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, द बैंक सेंड ऑल द एप्लीकेशन टू द कंपनी। तो बैंक में जितना ही पैसा आया एप्लीकेशन मनी का, बैंक को क्या करती है, पैसा किसको देती है जी, कंपनी को दे देती है। और कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, फिर